Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study science, maths, SST absolutely for free only at learnohub.com. तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ। तो हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट, राइट, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स, इतने छोटे कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। अब ये एक टेबल है, राइट, इस टेबल पे भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे लेकिन हम इनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर हमें इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखना है सो वी नीड एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप, राइट। Then B part, blue green algae fix dash directly from air to enhance the fertility of soil। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक हमने पढ़ा है राइजोबियम, राइट, एक है राइजोबियम, ओके, एंड सेकेंड इज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो राइजोबियम एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन। हमें पता है कि हमारी एयर में बहुत सारी नाइट्रोजन है, लाइक 78% हमारी एयर में नाइट्रोजन है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, N2 की फॉर्म में है। और ये जो फॉर्म है इसे प्लांट्स डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, प्रोटीन्स बनाने के लिए दे नीड नाइट्रोजन। तो ये जो नाइट्रोजन है इसको राइजोबियम बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं? यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसी फॉर्म्स में जो कि प्लांट्स इजीली यूज कर सकते हैं, राइट। सो ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड दे एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, राइट। सी पार्ट, एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। तो एल्कोहल किससे बनता है? ठीक है, अब क्योंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं तो कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज हेल्पफुल? ईस्ट, राइट। डी पार्ट, कॉलरा इज कॉज्ड बाय। तो कौन करता है कॉलरा? ठीक है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, किससे होता है? तो सो कॉलरा इज अ डिजीज विच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया का नाम, वैसे ये हमारी बुक में है नहीं, लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इट इज विब्रियो कॉलरे, राइट। सो दिस इज द बैक्टीरिया विच causes the disease cholera, right? ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। टिक द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा ईस्ट किसकी प्रोडक्शन में यूज होता है। सो ईस्ट इज इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, राइट। उसके बाद द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो अगर हम इन सब में देखें तो कौन एंटीबायोटिक है? अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये क्या है? ये एक सॉल्ट है। एल्कोहल नॉट एन एंटीबायोटिक, राइट। ईस्ट भी नहीं है, ईस्ट खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो एंटीबायोटिक इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। सी पार्ट है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। तो मलेरिया कॉज जो करता है प्रोटोजोन, उसको कैरी कौन करता है? हमें पता है मलेरिया एक डिजीज है जो ह्यूमंस में होती है, राइट। अब ये एक प्रोटोजोन से होती है, ठीक है। प्रोटोजोआ है, जैसे हमने जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पढ़े हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरसेस, तो ये एक प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज है मलेरिया। लेकिन ये हमारी बॉडी में ये प्रोटोजोन एंटर कैसे होता है? इस प्रोटोजोन को कौन कैरी करता है? तो इसको कैरी करती हैं हाउस फ्लाइज, तो नहीं करती हैं, ना ही कॉकरोचेस करती हैं और ना ही बटरफ्लाइज। इसको कैरी करते हैं फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो, राइट। वहीं पर हमने अपनी बुक में एक और डिजीज पढ़ी है, कौन सी? डेंगी। और इसका कैरियर कौन है? इसका कैरियर है फीमेल एडीज मस्कीटो, राइट। तो इसका कैरियर कौन है? फीमेल एडीज मस्कीटो। तो बहुत सारे बच्चे ना इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि मलेरिया का
जो कैरियर है वो कौन सा मस्कीटो है और डेंगू का कैरियर कौन सा मस्कीटो है। तो अब ध्यान रखना, राइट। इट इज़ फॉर मलेरिया इट इज़ फीमेल एनोफ्लीज मस्कीटो एंड फॉर डेंगू इट इज़ फीमेल एडीज मस्कीटो, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बात करते हैं डी पार्ट की। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज इज, सबसे कॉमन कैरियर कौन है। जो भी डिजीजेस, कम्युनिकेबल डिजीजेस वो होती हैं कि अगर मुझे कोई डिजीज हुई है, ठीक है, एक ऐसी डिजीज से कोल्ड है ना, अब मेरे साथ अगर कोई इंसान है तो उसको भी कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो मुझसे ही ट्रांसफर हो जाएगा उसको, राइट। तो ये होती है कम्युनिकेबल डिजीजेस जो एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलती हैं। कुछ डिजीजेस होती हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये वो डिजीजेस होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती हैं, ठीक है, जैसे कि कैंसर है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो हम यहाँ पर बात करें कि कम्युनिकेबल डिजीजेस का कैरियर कौन होता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस के कैरियर होते हैं हाउस फ्लाइज, राइट। सो एंड्स नो, ड्रैगन फ्लाई नो, स्पाइडर नो। तो द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ अ कम्युनिकेबल डिजीज इज हाउस फ्लाई, राइट। अब करते हैं ई पार्ट की बात। द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ, तो ब्रेड और जो इडली का डो होता है ना, वो क्यों राइज होता है, मतलब किस चीज़ की वजह से होता है। क्या वो हीट की वजह से होता है? नहीं। क्या वो ग्राइंड करने की वजह से होता है? नहीं। क्या वो नीडिंग, मतलब आटा गूंदने की वजह से होता है? नहीं होता है। वो होता है क्योंकि उसमें जो ईस्ट, हम ईस्ट यूज़ करते हैं ना, मतलब अगर हमें भटूरे भी बनाने हैं तो हम क्या करते हैं, हम ईस्ट डालते हैं उसमें। तो जैसे ही ईस्ट सेल्स ग्रो करते हैं वैसे वैसे जो हमारा डो है वो राइज करता जाता है, ठीक है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, right। Coming on to F part, the process of conversion of sugar into alcohol is called, तो वो प्रोसेस जिससे शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो जब शुगर कन्वर्ट होती है अल्कोहल में उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वो होती है कि जब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, मतलब मॉलिक्यूलर जो नाइट्रोजन है उसको कुछ और फॉर्म में, जैसे नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, वो होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। वहीं पर मोल्डिंग भी नहीं होता है, ठीक है, इन्फेक्शन भी नहीं होता है। द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, इट इज फर्मेंटेशन, right। So I hope this is clear to everybody. Let's move on to our next question now। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हमें ए कॉलम में दिए गए हैं और कुछ एक्शंस दिए गए हैं कॉलम बी में। तो स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से। अगर हम बैक्टीरिया का देखें ना, तो बैक्टीरिया इनमें से बहुत सारी चीज़ों से मैच कर सकता है। तो हम स्टार्ट करेंगे राइजोबियम से। राइजोबियम भी क्या है, राइजोबियम इज ऑल्सो वन ऑफ बैक्टीरिया। और हमें पता है कि राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम करता है नाइट्रोजन की फिक्सेशन, ठीक है। ये प्लांट्स को हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्स करने में और हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाता है। फिर आता है लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस भी हमें पता है, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, लैक्टोबैसिलस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। सो इट हेल्प्स इन सेटिंग ऑफ व्हाट, सेटिंग ऑफ कर्ड। कमिंग ऑन टू ईस्ट। ईस्ट तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, अल्कोहल प्रोडक्शन, ब्रेड प्रोडक्शन, राइट। सो ईस्ट इज यूज्ड इन बेकरीज फॉर बेकिंग ब्रेड, राइट। देन अ प्रोटोजोन, अभी पढ़ा हमने लास्ट क्वेश्चन में, राइट। तो उसमें हमने पढ़ा कि एक मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन है, उसको कौन कैरी करता है, एक मस्कीटो, राइट। सो प्रोटोजोन कॉजेज व्हाट, इट कॉजेज मलेरिया, right। Then coming on to virus, so out of these now let's see a viral disease, मतलब क्या कॉलरा एक वायरल डिजीज है? नो, कॉलरा इज अ बैक्टीरियल डिजीज। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था विब्रियो कॉलरे, ठीक है। कॉलरा इज कॉज्ड बाय व्हाट, इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कॉलरे, राइट। नाउ virus, so is AIDS a viral disease? Yes, AIDS is a viral disease, right। now coming on to the first one, अब हमने सारे मैच के लिए बस हमारे पास बचा है फर्स्ट वन। तो बैक्टीरिया हमने पढ़ा कि कॉलरा क्या है, कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। तो कॉलरा किसकी वजह से होता है, सो बैक्टीरिया कॉजेज कॉलरा,
राइट और ये वाली ऑप्शन हमें दी गई थी कंफ्यूज करने के लिए, राइट तो आई होप ये मैच द कॉलम्स आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जितना अगर हमने किसी भी चैप्टर के मैच द कॉलम फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से सॉल्व कर लिए ना, इसका मतलब कि हमारे चैप्टर का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस चैप्टर का वो बहुत क्लियर है, राइट चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आई? इफ नॉट हाउ दे कैन बी सीन? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले हम क्या बात कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने टाइनी होते हैं कि हम उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो अगर हमें उनको देखना है तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट पार्ट का क्या आंसर होगा? कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विद द नेकेड आईज? नो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी seen with naked eyes. ठीक है, so microorganisms cannot be seen with naked eyes. If not, how they can be seen? So they can be seen with the help of an instrument called microscope. As you will grow, as you will go to your higher classes, you will find out कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसा नहीं है कि जो एक सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप है वही है, ठीक है, बहुत तरह के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, जैसे कि लाइट माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप्स आते हैं, बहुत तरह के माइक्रोस्कोप्स आते हैं। हर एक की अपनी अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और हर एक से हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो कमिंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो हमें मेजर ग्रुप्स बताने हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। तो अगर हम देखें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, मतलब क्लासीफाई करते हैं बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है, साइज के बेसिस पे क्या है इसमें क्लासिफिकेशन है, राइट। तो सबसे पहले है बैक्टीरिया, सबसे पहले कौन सा है, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? बैक्टीरिया। देन वायरस, राइट। देन नेक्स्ट इज फंजाई, ओके। देन फोर्थ वन इज एल्गे एंड फिफ्थ इज प्रोटोजोआ, राइट। तो प्रोटोजोन्स होते हैं बेसिकली। अब इसमें से अगर हम वायरस को छोड़ दें, बाकी जो हमारे 4 हैं वो तो हमारे पक्का है कि वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में आते हैं। अब अगर हम बात करें वायरसेस की, तो वायरसेस का क्या है कि जब इन पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जब इनको स्टडी किया गया वायरसेस को, तो ये पता चला कि ये ना इनका बहुत ही अलग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये कभी लिविंग अगर ऐसे एयर में है तो ये एक ऐसा रहेगा कि कुछ नॉन लिविंग सा स्ट्रक्चर है, राइट। लेकिन अगर ये किसी लिविंग होस्ट के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिहेव करते हैं। मतलब ये कि इनके अंदर अपनी कोई इनकी मशीनरी है नहीं, ये जब तक ये किसी मतलब लिविंग होस्ट के अंदर नहीं है, जैसे हवा में है या इस टेबल पर है, तब तक क्या है, तब तक ये ऑर्गेनिज्म एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंटर हो जाएगा, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। अब अपनी मशीनरी है नहीं तो ये उस होस्ट की, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये एंटर होगा उसको बोलेंगे हम होस्ट। उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की ये क्या करेगा, उसकी मशीनरी यूज करके अपना काम चलाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करता जाएगा, right? So these are viruses and these are the major classifications of microorganisms, right? So I hope this is also clear to you. Let's move on to our next question. तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। Name the microorganisms which can fix atmospheric nitrogen in the soil. तो हमें ऐसे microorganisms बताने हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं इन सॉइल, ठीक है। तो हमें पता है, हमने इस चीज़ को बार बार डिस्कस किया है। सबसे पहला है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइट। सिंस राइजोबियम इज अ साइंटिफिक नेम, सो व्हेन वी आर राइटिंग इट वी विल अंडरलाइन दिस एंड व्हेन वी आर टाइपिंग इट वी विल डू इट इन इटैलिक्स, वी विल टाइप दिस इन इटैलिक्स, ठीक है। ये क्लास 11 की बात है, लेकिन हम थोड़ा सा तो हम स्टार्ट कर ही सकते हैं क्लास 11 की प्रिपरेशंस, राइट। उसके बाद है एक और है जो कि है ब्लू
ग्रीन एल्गे, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं ये भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ्स। तो हमने इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बहुत यूजेस भी पढ़े हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी पढ़े हैं, राइट। तो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम कम से कम 10 यूजेस बताएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। और जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे तो हम अपने चैप्टर का ऑलमोस्ट 60% डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो लैक्टोबैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क के अंदर, ठीक है, मिल्क में मल्टीप्लाई करता है, राइट। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क और उसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में, ठीक है। तो कितने यूजफुल है, राइट। अब रात को आपने दही लिया, गर्म किया, थोड़ा सा दही मतलब दूध लिया, उसको गर्म किया, थोड़ा सा दही डाला, सुबह को वो दूध का दूध मिला। अब क्या करेंगे, है ना। तो दही कहाँ से आएगा हमारे पास। लेकिन अगर ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होंगे तो ये हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर पाएंगे और हम टेस्टी कर्ड एंजॉय कर पाएंगे, राइट। सो सी हाउ दिस बैक्टीरिया इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। Now second is bacteria is used for making pickles and cheese। तो जो हम pickles बनाते हैं, अचार बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, इन सब में बैक्टीरिया यूज होता है, राइट। उसके बाद है ईस्ट इज यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल। ये हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ते आ रहे हैं। सो इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड एंड मेनी बेकरी प्रोडक्ट्स। ओके, जैसे कि ब्रेड बनाने के काम में भी ईस्ट यूज होता है ब्रेड बनाने के लिए। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो ह्यूमंस और एनिमल्स की जितनी भी एंटीबायोटिक्स बनती हैं उसमें बैक्टीरिया और फंजाई यूज़ होते हैं। इन्हीं से ये एंटीबायोटिक्स बनती हैं जो कि हमें डिजीज़ेस से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, हमारी डिजीज़ेस को ख़त्म करने में हमारी बॉडी की हेल्प करती हैं, राइट। सो सी हाउ दिस इज़ यूजफुल, ठीक है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो हम ये एंटीबायोटिक्स नहीं बना पाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, क्लीनिंग एनवायरनमेंट। अब देखिए, हमारा जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब वेजिटेबल पील्स हैं या डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, फिर जितने भी वेजिटेबल फ्रूट पील्स हमारे घर से निकलते हैं, वो सारे के सारे ना, जब हम अगर एक गड्ढा खोद के वहाँ फेंक देना, ठीक है, तो आप थोड़े टाइम बाद ऑब्जर्व करोगे तो वो एक ऐसे बिल्कुल ऐसे मिट्टी से बन गया होता है, वो पूरी तरह डीकम्पोज हो गया होता है। और इस नेचुरल डीकम्पोजिशन में कौन हेल्प करता है, इनमें हेल्प करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो हमारा जो ऑर्गेनिक वेस्ट है वो डिकम्पोज नहीं होगा। और ये क्योंकि नेचुरली डिकम्पोज हो रहा है तो ये हार्मलेस है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, एंड इवन ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो सिंपल। तो यही जो डिकम्पोजिशन है, इसी से हमारे क्या बनते हैं, मैन्योर, जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, राइट। सो इट हेल्प्स इन क्लीनिंग आवर एनवायरनमेंट। मान लो एक पेड़ गिरा, ठीक है, 2 गिर गए, 3 गिर गए एक ही जगह पे, अब वो वैसे ही स्टैक बना हुआ रहेगा, क्या आपको लगता है कि वो अच्छा लगेगा, ठीक है। आप उसको हटा के कहीं और फेंक दोगे, ठीक है। अब मान लिया हमने एक जगह जितने भी गिरे थे पेड़ वो सारे एक जगह फेंक दिए, अब वो वैसे ही रहे सालों साल, कितना गंदा लगेगा, वहाँ तो पाइल अप होता जाएगा हमारा वेस्ट, राइट। तो यही बैक्टीरिया हैं, यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों को एनवायरनमेंट से क्लीन करने में, राइट। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स ना अब एक कॉमन वर्ड हो चुका है हमारे लिए फ्रॉम लास्ट अबाउट 2 years। ये एक कॉमन सा वर्ड है, राइट। तो इसमें क्या है कि जितनी भी हमारी वैक्सीन्स बनती हैं ना, ये वैक्सीन्स हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती हैं। तो बेसिकली ये डेड, हम बोल सकते हैं डेड, या फिर वीकेंड, मतलब बहुत ही वीक कर दिया जाता है इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारी बॉडी में डाला जाता है, ठीक है, इंजेक्ट किया जाता है। और जब ये हमारी बॉडी में जाती हैं तो ये क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को ना ट्रिगर करती है कि अच्छा कुछ तो एक अनवांटेड सा, या यू कैन से एक फॉरेन
पार्टिकल आया है हमारी बॉडी में और अब ये हमारी बॉडी में डिजीज़ कर सकता है, तो हमें इसको एलिमिनेट करना है बस अपनी बॉडी से, राइट। तो इम्यून सिस्टम इसके अगेंस्ट काम करना शुरू करता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाता है और ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये इस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देती हैं। अब आप बोलोगे तो इससे क्या फ़ायदा, डेड और वीकेंड ही तो था। लेकिन हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसकी जो मेमोरी पावर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक बार कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आया, कोई फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पैथोजन, ठीक है, तो पैथोजन इज़ अ करेक्ट वर्ड, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर हो गया तो उसके अगेंस्ट हमारे इम्यून सिस्टम ने एक्शन किया। एक बार वो एक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद अब फॉर लाइफ टाइम हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो याद रखेगा कि ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया था, ऐसा कोई पैथोजन आया था और उस पैथोजन ने हमारी बॉडी को अफेक्ट करने की कोशिश की थी, राइट। तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबायोटिक्स हैं वो एकदम से जनरेट हो जाएंगी। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखें, राइट। सो आई होप प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीबडी, राइट। मेन हमारा यहाँ पर सिर्फ इतना था कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये वैक्सीन्स को प्रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो हमें पता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में है, वो है एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, N2 की फॉर्म में। लेकिन ये जो फॉर्म है तो ये 78% और हमें बहुत, हमारे प्लांट्स को बहुत अच्छे से चाहिए होती है, प्रोटीन्स बनाने, अपनी ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करती है ये नाइट्रोजन। लेकिन क्योंकि ये N2 की फॉर्म में, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो ये हमारे जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इनको अगर नाइट्रोजन को यूज़ करना है तो इनको हेल्प लेनी पड़ती है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, और ये फॉर्म्स जो हैं वो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये फॉर्म की नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। सो दे ऑल्सो इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, राइट। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है तो हमारे सॉइल में क्या होता है, नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ती है, ठीक है, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, ठीक है, मिनरल है हमारे प्लांट्स के लिए, राइट। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट वन, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्लीन कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, वैसे ही हमारा सीवेज ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के बारे में हमें पता है कि जितना भी गंदा पानी घरों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, वो सारा का सारा हम ऐसे ही कहाँ फेंक देंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर ट्रीट करते हैं ताकि उसको किसी ड्रिंकिंग के लिए नहीं बट किसी और काम के लिए हम उसको यूज़ कर सकें, जैसे कि इरिगेशन के लिए यूज़ कर लिया, राइट। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक जो स्टेप आता है, पहले मैकेनिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट, और एक स्टेप उसमें आता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या यूज़ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी वहाँ पर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, राइट। कमिंग ऑन टू आर नेक्स्ट वन, एज प्रोबायोटिक्स। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको एज हम प्रोबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं। हमें पता है आजकल मार्केट में प्रोबायोटिक ड्रिंक्स भी अवेलेबल हैं। तो जब हम ये पीते हैं तो हमारी जो बॉडी का फ्लोरा है, ठीक है, मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी क्या होते हैं, वो बढ़ते हैं, जिससे हमारी बॉडी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन जैसी जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत अच्छे से हमारी बॉडी उनको कर पाती है, राइट। तो वही बात कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ हैं, हमारी गट में भी हैं, और वहाँ पर क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन में, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, राइट। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट, नेक्स्ट क्लासेस में।
देन कमिंग ऑन टू फर्मेंटेशन ऑफ इडली एंड डोसा, तो हमने पढ़ा था ईस्ट इज़ वेरी हेल्पफुल इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये क्या करता है, शुगर को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो इडली बनाने में, डोसा बनाने में, उसके बैटर को राइज कराने में, डो को राइज कराने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। जितने भी हमारे वो छोटे छोटे टॉपिक्स थे ना अंडर यूजफुल बैक्टीरिया के अंडर, जो भी टॉपिक्स, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट बैक्टीरिया, तो वो सारे के सारे अब हमने रिवाइज कर लिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखते हैं कि क्या क्या, अब हमने यूजफुलनेस तो पढ़ ली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, अब हमें ये भी पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पैथोजेंस भी होते हैं, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट पैथोजेंस ओवर हियर। तो पैथोजेंस जो होते हैं ये हमारी बॉडी में अलग अलग तरह की डिजीजेस करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमंस बट प्लांट्स और एनिमल्स में भी बहुत सारी डिजीजेस ये कॉज करते हैं। बेसिकली कैसे ये हमें हार्म करते हैं अब हम वो देखेंगे। सबसे पहले है दे कॉजेज डिजीजेस इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हर एक तरह के जो मतलब बहुत तरह के हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी तरह से मतलब कुछ तो डैमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ह्यूमंस में हमने डिजीज़ पढ़ी है कॉलरा, राइट। कॉलरा है, फिर एड्स है, ये सारी क्या हैं, ये सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिजीजेज हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाते हैं और ये डिजीजेस कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। वहीं पर हम अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जैसे सिट्रस कैंकर है, ये एक प्लांट की डिजीज़ है, ठीक है। ये जो डिजीज़ है ये किसकी वजह से होती है, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में एंथ्रैक्स एक डिजीज़ है, ये किसकी वजह से हो रही है, ये अगेन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही है। बेसिकली ये क्या है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये किसकी वजह से है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से है। वहीं पर अगर हम प्लांट्स की बात करें, स्पेशली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है कि ये डिजीजेस होती है, इनकी वजह से प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। प्लांट की प्रोडक्टिविटी कम होगी तो हमें कम ईल्ड मिलेगी, ईल्ड कम होगी तो हमें मतलब बेसिकली हमारी क्रॉप प्लांट अफेक्ट हो रही है तो हमें खाना भी कम ही मिल रहा है, राइट। अब उसके बाद है इट स्पॉइल्स फूड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है। फूड पॉइजनिंग के बारे में आपने सुना होगा। तो फूड पॉइजनिंग में क्या होता है, बेसिकली हमारा खाना, मान लो हमने थोड़ा सा खाना बनाया, वो दाल का जो बॉक्स था ना वो फ्रिज में रखना भूल गए, ठीक है। अब गर्मी इतनी है तो क्या होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो एक टेम्परेचर है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए फेवरेबल है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वहाँ पर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और फाइनली हमारा खाना जो है ख़राब हो जाएगा। और अगर ये पॉइजन फूड, अगर ये स्पॉइल्ड फूड हम खा लेते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। और समटाइम्स ये इतनी ज़्यादा सीरियस होती है कि इससे डेथ भी हो जाती है एक इंसान की, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती है, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं या ड्रग्स होते हैं जो हम लेते हैं ताकि हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी में ख़त्म कर सकें, right. So these are the medicines that are taken to kill the disease causing microorganisms inside our body. For example पेनिसिलिन है, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ये सारी की सारी क्या हैं, ये सारी की सारी हैं एंटीबायोटिक्स। और ये किससे बनती हैं, ये बनती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, राइट। तो वैसे जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्ड सुनते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि समथिंग हार्मफुल, ठीक है, बट नो, अभी इस चैप्टर में स्पेशली हमने पढ़ा कि अगर हार्मफुल हैं, हार्म्स तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यूजेस भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अगर वो हमारी मतलब लाइफ में ना हो, डेली लाइफ में हम कितना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो दे आर यूजफुल टू अस ऑल्सो। तो अब हमसे पूछा है कि व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेने चाहिए
सिर्फ तभी जब हमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर बोले कि आप ये एंटीबायोटिक लो, ठीक है। अपनी मर्जी से हमें नहीं लेना है, या फिर हमें कोई भी बोल रहा है कि अच्छा ये वाली बीमारी है, मुझे इससे फर्क पड़ गया था तो आप भी ये ले लो, नो, राइट। सेकेंड इज प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी टेकन कम्प्लीटली। अब मान लो आपको डॉक्टर ने बोला है कि दिन में 2 बार ये एंटीबायोटिक लेनी है, सुबह शाम, तो आपको 2 बार ही लेनी है। उसने बोला है कि 5 बार लेनी है, तो आपको 5 बार ही लेनी है, राइट। ऐसा नहीं कि दिन में 1 बार ली, 3 दिन में आपको लगा कि फ़र्क तो पड़ गया है और फिर छोड़ दी, नो। कंप्लीट कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन करेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात कि जितनी डॉक्टर ने बोला है, अगर डॉक्टर ने बोला है 600 mg पर लेना है, जैसे 2 बार लेनी है तो 600 और 600 सुबह 600 शाम, तो सेम ऐसे ही लेनी है, राइट। इसमें ऐसा नहीं करना है कि अभी भाई 500 mg मिली थी, अब हमने 500 mg ले ली और शाम को वही ले ली। जितना बोला गया है उतना ही हमें लेना है, फाइन। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी, राइट। तो बच्चों ये तो था हमारा चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फो के हमारे NCERT क्वेश्चंस। आई होप ये सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो भी बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हम फ्री है पर बेस्ट है।